आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने कक्षा 10वीं गणित 2022 सेट बी का सही गलत खाली स्थान प्रश्न को लेकर आए हैं। आइए इसको हल करेंगे। यहाँ देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है आपका, बहुपद एक्स वर्ग ऋण 4 के शून्यक हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे? एक्स वर्ग ऋण 4 दिया है यहाँ हमारा, तो एक्स वर्ग ऋण 4 बराबर शून्य करेंगे। एक्स वर्ग ऋण 4 बराबर शून्य कर देंगे तो एक्स वर्ग ऋण 4 इधर जाके धन 4 बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जब एक्स वर्ग बराबर 4 है तो एक्स बराबर बन जाएगा वर्गमूल 4। तो वर्गमूल 4 का मान क्या होगा? +-2, यानी धन 2 और ऋण 2। तो जो इसमें धन 2 ऋण 2 होगा हमारा उत्तर है, या ऋण 2 धन 2 होगा वो भी हमारा उत्तर है। तो यहाँ पहला में 2 और ऋण 2 दिया है, दूसरा ऋण 2 दिया है, तीसरा 2 2 दिया है और 0 2 दिया है। तो इसमें जो पहला है हमारा 2 और ऋण 2 हमारा सही उत्तर है। घनाभ में कुल विकर्णों की संख्या होती है। घनाभ में कुल विकर्णों की संख्या होती है हमारा, तो घनाभ में कुल 16 विकर्ण होते हैं। घनाभ में कुल कितने विकर्ण होते हैं? ये 16 विकर्ण होते हैं। द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए क्यूबॉइड इज 6, 8, 12, 16। तो ये हमारा है जो है 16 आंसर हो जाएगा। बिंदु 1 ऋण 3 किस चतुर्थांश में होगा? बिंदु 1 ऋण 3 किस चतुर्थांश में होगा? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। हम जानते हैं कि पहला धन ऋण है। हम जानते हैं चतुर्थांश में आप देखिए, पहला होता है धन धन, दूसरा होता है ऋण धन, तीसरा होता है ऋण ऋण और चौथा होता है धन ऋण। प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक दोनों, द्वितीय चतुर्थांश में ऋण धन, तीसरा में ऋण ऋण, चौथा में धन ऋण। तो यहाँ धन ऋण है तो ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा। तो ये जो है हमारा हमारा बिंदु 1 ऋण 3 किस चतुर्थांश में होगा? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। तो ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। .1 - 3 will lie in which quadrant? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वो जो है हमारा हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश। ये हमारा उत्तर है। आगे देखिए, 4 और ऋण 2 का समांतर माध्य होता है। 4 और ऋण 2 का समांतर माध्य होता है। 1 ऋण 1 0 2 दिया है, तो हम जानते हैं, यहाँ मान लेते हैं ए का मान 4 है और बी का मान ऋण 2 है। तो हमारा समांतर माध्य का फार्मूला होता है ए धन बी बटे 2 या a+b/2। तो ये 4 हो गया और धन ऋण 2 पूरे का बटा 2। अब धन गुणा ऋण ऋण हो जाएगा तो 4 ऋण 2 बटे 2। तो यहाँ हमारा मान आ गया 4 ऋण 2 बटे 2, यानी 2 बटे 2, यानी कितना आ गया हमारा? 1 आ गया, 1 आ गया। तो इसी प्रकार 4 और ऋण 2 का समांतर माध्य होता है। 4 और ऋण 2 का समांतर माध्य 1 होगा। अब इंग्लिश में देख लीजिए, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 4 एंड -2 इज, इसका जो आंसर होगा 1 हो जाएगा। आगे सेक 45 अंश गुणा कॉस 45 अंश का मान होगा सेक 45 इंटू कॉस 45 का वैल्यू जो है वो देखते हैं हम। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये हमारा फार्मूला है। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ हमारा सेक 45 गुणित कॉस 45 है, तो उसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। या एक तरीका और है, यहाँ है सेक 45 अंश और यहाँ कॉस 45 अंश है, उसको मैं लिख सकता हूँ 1 बटे सेक 45 अंश। तो ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचा? 1 बचा, तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा।
इस प्रकार ये सेक 45 गुणा cos 45 अंश का मान 1 होगा। यहाँ इसका मान 1 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ सेक 45 डिग्री एंड cos 45 विल बी √2 1/√2 1 0, तो इसका वैल्यू 1 होगा। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे हम मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे हम मूलधन कहते हैं। मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ द सम ऑफ मनी विच इंटरेस्ट इन कैलकुलेटेड इन नोन एज प्रिंसिपल अमाउंट। फिर दूसरा प्रश्न है, यदि x अनुपात 18:54 हो तो x का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको हमको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ x अनुपात 18, अब बीच वाले को डबल लिखते हैं, आप जानते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 18:54। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ ये हो गया x/18 बराबर 18/54। तो x/18 18 गुणित 54 है, तो यहाँ हो जाएगा x गुणित 54 बराबर 18 गुणित 18। तो यहाँ x बराबर ये 18 गुणित 18 बटे हो जाएगा 54। तो 18 एकम 18, 18 36, 18 3 54, 3 एकम 3 छक्के 18। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। तो ये जो होगा हमारा x का मान इसमें 6 होगा। इफ x रेशियो 18:15, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी 6। यदि cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। यदि cos थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान होगा। हम जानते हैं कि ये दिया है हमारा cos थीटा बराबर कितना दिया है? 1 दिया। तो cos थीटा बराबर ये हमारा cos 0 अंश। तो थीटा का मान, दोनों तरफ से cos हट जाएगा, तो थीटा का मान कितना आ गया? 0 अंश आ गया। तो ये जो होगा हमारा, यदि cos थीटा का 1 तो थीटा का मान 0 अंश हो जाएगा। इफ cos थीटा इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी हमारा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। वृत्त के केंद्र जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंबवत होती है या लंब होती है। इसमें हमारा जीवा पर लंबवत या लंब लिख सकते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ ए सर्कल मिड पॉइंट ऑफ ए कोड इन तो कोड, ये हमारा ये होगा द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ ए सर्कल मिड पॉइंट ऑफ ए कोड। तो ये होगा परपेंडिकुलर टू द कोड। अब यहाँ उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से गुजरता है, वृत्त की खाली स्थान, वृत्त की व्यास होती है। यहाँ उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त की व्यास होती है। ए कोड विच passes through the center of the circle
इज डायमीटर ऑफ सर्कल, क्या हो जाएगा, डायमीटर, डायमीटर यानी व्यास होता है, डायमीटर ऑफ सर्कल। सत्य असत्य लिखिए, राइट ट्रू और फॉल्स। तो पहला है, यदि दो त्रिभुज समरूप हों, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं हमेशा बराबर होती है। यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक या समानुपातिक होती हैं। यहाँ बराबर दिया है तो ये गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, तो ये हो जाएगा हमारा हमारा असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा, साइन 90 माइनस थीटा का मान कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा का मान कॉस थीटा होता है, ये हम भी जानते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमारा फार्मूला है, ये है, तो ये हमारा सत्य है। हमारा साइन 90 ऋण थीटा का मान कॉस थीटा होता है, ये हमारा सत्य है। द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये दूसरा नंबर वाला जो है हमारा सत्य है, ट्रू है। फिर तीसरा, समीकरण निकाय में यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है। हम जानते हैं अद्वितीय हल का फार्मूला क्या होता है। अद्वितीय हल का फार्मूला होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये हमारा जो है अद्वितीय हल का फार्मूला है, तो ये सत्य हो जाएगा। इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देन वी विल गेट ए यूनिक सॉल्यूशन। तो ये जो है हमारा, ये हमारा सत्य है, ट्रू है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई निर्देशांक शून्य होता है। तो हम जानते हैं ये फार्मूला होता है, हमेशा एक्स अक्ष में कोई स्थित रहेगा कोई बिंदु तो उसका वाई निर्देशांक शून्य रहता है। जैसे मान लीजिए 3 0, एक्स अक्ष में स्थित है तो वाई निर्देशांक क्या होगा, 0। तो ये हमारा सत्य है। द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0, तो ये हमारा सत्य है, ट्रू है। फिर आगे बढ़ते हैं, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मिश्र धन कहते हैं। जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मिश्र धन कहते हैं, यह असत्य है। जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं। तो द अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इज कॉल्ड मैनेटरी अमाउंट। तो ये जो मिश्र धन अमाउंट है, मैच्योरिटी अमाउंट, तो ये हमारा असत्य है। जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मिश्र धन कहते हैं, ये हमारा क्या है, असत्य है। जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मिश्र धन है, यह असत्य है। द अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इज कॉल्ड मैच्योरिटी अमाउंट, तो ये हो जाएगा हमारा ये हमारा जो पांचवा है ये वाला असत्य हो जाएगा और ये हो जाएगा फॉल्स। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।